हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र केमिस्ट्री MCQ सीरीज का पार्ट 2, जो कि आने वाले BPSC प्री, बिहार दरोगा मेंस और NTPC CBT 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो कैसे निकालते हैं हम लोग? तो द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 18 है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? 18 होगा। प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 20 है। तो यहाँ पे हम लोग 20 ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 38। तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई? 38 हो गई। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 94, ऑप्शन बी 148, ऑप्शन सी 242, ऑप्शन डी 336। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी है? 242 है ना। ये किसको डिनोट करता है? द्रव्यमान संख्या को। तो द्रव्यमान संख्या है 242। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 94 है। तो यहाँ पे 94 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। तो हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 242 माइनस 94 कितना हो जाएगा आपका? 148 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 148। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसको क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आइसोबार समदाविक, ऑप्शन बी समावयवी आइसोमर्स, ऑप्शन सी आइसोटोन्स सम न्यूट्रॉनिक। अच्छा, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं। ऑप्शन डी क्या है? समस्थानिक आइसोटोप्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो तो उसे आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। ऑप्शन बी है परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। ऑप्शन सी क्या है? परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं। ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो देखो, समस्थानिक में क्या होता है कि जो परमाणु भार होता है ना, वो डिफरेंट होता है, भिन्न होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। परमाणु भार भिन्न होंगे परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक या आइसोटोप्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोप मैंने क्या बताया था? समस्थानिक। ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन डी है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप क्या होता है? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6C12, 7 नाइट्रोजन 14, 8O16। ऑप्शन बी क्या है? देखो, इसको सॉल्व कैसे करना है। सम न्यूट्रॉनिक समूह का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटोन ग्रुप। आइसोटोन ग्रुप। तो हमें ये चेक करना है ना कि कौन से ग्रुप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? इक्वल है। तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? तो एटॉमिक मास से नंबर ऑफ प्रोटॉन को घटाते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देता है।
ऑप्शन ए पे आते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 12 माइनस 6 होगा। यहाँ पे देखो 14 माइनस 7, यहाँ पे कितना होगा, 7 होगा ना। तो यहाँ पे डिफर कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है, तो ये तो होगा नहीं। बी पे आते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 12 माइनस 6 होगा, यहाँ पे 14 माइनस 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी भी आपका यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी पे आते हैं। 6 8 14, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, अलग है ना, डिफरेंट है, तो ऑप्शन सी भी सही नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक ही ऑप्शन बचा। अब आप खुद से चेक भी कर सकते हो यहाँ से। 14 माइनस 6 कितना हुआ, 8 हुआ। 15 माइनस 7 8 हुआ। 16 माइनस 8 हुआ। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सब में सेम है ना, तो ये क्या होगा, हमारा सम न्यूट्रॉनिक समूह होगा या आइसोटोन ग्रुप होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी गाइगर काउंटर से, ऑप्शन सी सिस्मोमीटर से, ऑप्शन डी एमीटर से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। रेडियो एक्टिविटी गाइगर काउंटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो देखो फिजिकल चेंज क्या होता है कि वैसा चेंज होता है जो रिवर्सिबल होता है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में कोई भी जो एलिमेंट पदार्थ है वो ये है, वो चेंज हो गए बी में चेंज हो गया, ठीक है। तो फिर अगर बी से ए में भी चेंज हो जा रहा है ना, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। अब ऑप्शन पे आते हैं। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी दूध से दही का बनना, ऑप्शन डी पानी में चीनी का घुलना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, पानी में चीनी का घुलना। देखो जब पानी में हम लोग चीनी को घोल देते हैं, पानी इसमें हमने क्या किया, शुगर को डिजोल्व कर दिया, फिर जब हम लोग वाटर को वेपोराइज कर देंगे तो क्या बचेगा, चीनी बच जाएगा ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना क्या है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेचुरल होता है, प्राकृतिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी रासायनिक केमिकल, ऑप्शन डी जैविक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो जब हम लोग जल को वाष्प में चेंज करेंगे ना, और फिर वाष्प को जल में चेंज कर सकते हैं उसे कंडेंस करके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फिजिकल चेंज कहलाता है या भौतिक चेंज कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ऑप्शन बी सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ऑप्शन सी सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना, ऑप्शन डी नमक का पानी में घुलना। तो मैंने क्या बताया था, तो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। अब प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, तो फिर उसके आगे एक और प्रिज्म लगाते हैं, जो कारक होता है उसको हटा देते हैं ना, जो कॉज होता है, तो फिर से व्हाइट कलर ही देगा। तो ये तो क्या होगा, सही नहीं होगा, आपका केमिकल चेंज नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है, सानी हुई मिट्टी को सूखने पर भंगूर हो जाना। फिर से अगर हम उसमें वाटर डालें तो फिर से वो क्या हो जाएगा, जैसा पहले था सानी हुई मिट्टी जैसा हो जाएगा। नमक का पानी में घुलना, वाटर को वेपोराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नमक बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ऑप्शन बी बर्फ का गलन, ऑप्शन तीसरा क्या है, दुग्ध आस्कंदन, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 1 2 एंड 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो केमिकल चेंज का उदाहरण है वो है दुग्ध
आस्कंदन। ठीक है, ओनली 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, वाटर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकाश के रूप में, ऑप्शन बी उष्मा के रूप में, ऑप्शन सी ध्वनि के रूप में, ऑप्शन डी अम्ल के रूप में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, उष्मा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। ऑप्शन बी क्या है? दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। ऑप्शन सी है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पाश्चुराइजेशन में क्या करते हैं कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म करते हैं, फिर एक निश्चित समय में सडनली क्या किया जाता है? ठंडा कर लिया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। पास्तुरीकरण या पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दूध के निर्जमीकरण से, ऑप्शन बी दुग्ध के निर्जलीकरण से, ऑप्शन सी दुग्ध के किण्वन से, ऑप्शन डी दुग्ध के आसवन से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पाश्चुराइजेशन किससे संबंधित है? दूध के निर्जमीकरण से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अलवणीकरण समुद्री जल सही है, प्रतिलोम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस पेयजल बिल्कुल सही है, विकृतीकरण प्रोटीन सही है, पैस्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण ये दुग्ध के लिए होता है, ना कि चाय के लिए। ठीक है, दूध के लिए होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा आज